morning students, welcome all of you to my channel MBSC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you on lesson number 11 alternating current and इसमें आप जानेंगे कि आपका जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल क्या होता है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि हमने जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण होता है, जो हमारा प्रेरित वैद्युत वाहक बल का समीकरण होता है, ये होता है। आपको ये समीकरण प्राप्त हुआ था। ये समीकरण किसका है? केवल वैद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती भी हम नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे? ये वैद्युत वाहक बल का समीकरण है। तो जब इसका मैंने ग्राफ ड्रा किया था, पूरा जो हमने एक समीकरण प्राप्त किया था, हाँ, जब इसका हमने समीकरण प्राप्त किया था तो देखा था समय के साथ, और यहाँ पर थीटा कोण लिया था, यहाँ पर मैंने समय लिया था और इसके मान को इवैल्यूएट किया था। तो हमने देखा कि समय के साथ साथ जब ये कुंडली घूम रही है तो इसका मान बदल रहा था, 0 हुआ था, ई हुआ, फिर 0 हुआ, फिर माइनस का ई हुआ, फिर 0 हुआ, आगे ये क्रम देखने को आपको मिला था। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वैद्युत वाहक बल का समीकरण है E=E0 sin ओमेगा टी। जब हम यहाँ से भिन्न भिन्न कोणों के लिए हम E का मान निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इसके मान में और दिशा में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है और एक निश्चित समय पश्चात इन्हीं मानों की पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार के वैद्युत वाहक बल को हम प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल को डिफाइन करने के लिए पहले इस और पहली बात, ये साइन ग्राफ है, ये एक प्रकार से साइन थीटा में इक्वेशन दी हुई है। और हमारा जो साइन ग्राफ होता है, आप मैथ वाले भी अभी नहीं जानते हैं साइन ग्राफ क्या होता है। देखो हम साइन का जब ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसे चलता है, साइन का ग्राफ ऐसे चलता है। अगर कॉस का ग्राफ कहें तो कॉस का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, ऐसे चलता है, ये चलता है। तो हमारा जो साइन ग्राफ है, ये ग्राफ से भी हमको स्पष्ट होता है कि देखो पहले मान 0 होगा, ये 0 लाइन है, एक्स अक्ष ये अधिकतम है, ये फिर 0 है, ये माइनस दिशा में अधिकतम है, ये फिर 0 है। अर्थात अगर ग्राफ हमारा ऐसा प्राप्त होगा तो इसका मतलब समय के साथ साथ इसके मानों में परिवर्तन अवश्य होगा और एक चक्र बाद उन्हीं मानों की पुनरावृत्ति होगी। तो हम कह सकते हैं, चाहे सीधे कहें कि चूंकि जो हमारा वैद्युत वाहक बल का समीकरण है, यह एक साइन ग्राफ है। साइन ग्राफ अर्थात ये साइन का फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ होगा उसके मान में समय के साथ साथ परिवर्तन होगा और एक निश्चित समय पश्चात उन्हीं मानों की पुनरावृत्ति होगी। हम ऐसा कहकर इसको लिखवा सकते थे, लेकिन इस सारणी से आपने निकाल के स्पष्ट भी कर लिया है कि समय के साथ साथ ये जो 0 था, क्या था, t बराबर 0 पर, ये कब आया था, t बराबर 4 पर, ये हुआ था t बराबर 2 पर, और ये हुआ था 3t/2 पर, और ये हो गया था आपका मान इसका 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 और इसका हो गया, ये फिर से मान आ गया था t पर। ठीक है, तो ये हमने समय के साथ साथ परिवर्तन आपको दिखाया था वहां पर। ठीक, तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको सारी डेफिनेशंस लिखना है। तो एक साथ समझ लीजिए, ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल। अब अगर जो आर्मेचर मूव कर रही थी चुंबकीय क्षेत्र में, उसी से एक हम परिपथ कनेक्ट कर देते हैं, परिपथ जोड़ देते हैं, तो उस परिपथ में जो वोल्टेज होगा उसका समीकरण ये हो जाएगा, V=V0 sin ओमेगा टी। ये वैद्युत वाहक बल की जगह ये वोल्टेज आ जाएगा कि जैसे ये आर्मेचर मूव कर रही थी तो आर्मेचर पे एक तार लिपटा हुआ था, तो आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज था उसको हम क्या कह रहे थे, प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल। और इसे क्या कहेंगे, परिपथ जोड़ दिया तो परिपथ में जो वोल्टेज होगा उसको क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहेंगे। और इसके कारण जो इस परिपथ में करंट सर्कुलेट होगा उसको हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा, और उसका समीकरण हमको ये प्राप्त हो जाएगा। समझ पाए तीनों बातें? तो तीनों लिखवा रहे हैं एक साथ। देखिए, अब हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ समझेंगे और ग्राफ से ही हमारा काम आगे चलने वाला है। जैसे कि ये हमने बनाया है, ये आप एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये शून्य स्थित है। तो इधर हम मान लें ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पर अगर वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो V पॉजिटिव और ये V नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये I पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे I नेगेटिव हो जाएगा। देखिए, हम वोल्टेज का अगर ग्राफ बनाएंगे तो वोल्टेज में भी साइन आ रहा है ना, तो साइन ग्राफ हमारा शुरू यहीं से होता है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से चलता जाएगा। ये हमारा ग्राफ किसका होगा,
वोल्टेज ग्राफ होगा। ठीक है, अगर हम साइन ग्राफ बना इसका करंट का ग्राफ बनाते हैं तो भी हमारा बिल्कुल यहीं से ऐसे ही होते हुए जाएगा। ये हमारा आई ग्राफ हो गया, धारा का ग्राफ हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जो डॉट डॉट है हमने किसका ग्राफ बनाया है, करंट का, और जो वोल्टेज का बनाया है ये डायरेक्ट बनाया है, डॉट डॉट नहीं बनाया है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये वोल्टेज ग्राफ है ना, तो V अधिकतम होगा, शिखर मान इसको हम कहते हैं या वोल्टेज का अधिकतम मान कहते हैं, और यहीं पर इसी के साथ साथ धारा भी अधिकतम होगी, और दोनों एक साथ शून्य होंगे और फिर दोनों एक साथ अधिकतम होंगे। V नॉट नेगेटिव यहाँ पर होगा और ये I नॉट नेगेटिव होगा, और फिर यहाँ पर शून्य हो जाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये एक आवर्तकाल एक चक्र पूर्ण हो जाता है। अगर कहें एक आवर्तकाल क्या है, अभी आगे डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। तो ये VI ग्राफ कहलाता है किसी भी परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ। तो ये केवल यही नहीं होता है, ये नहीं कि ये केवल ऐसा ही ग्राफ होगा, ये हमारा वो ग्राफ है जिसमें केवल रेजिस्टेंस R होता है, ओमीय प्रतिरोध हम इसको कहते हैं। ओमीय प्रतिरोध केवल उसमें रेजिस्टेंस है तो उसमें ग्राफ ऐसा होगा। अब रेजिस्टेंस कई प्रकार का भी आगे पढ़ेंगे कि अगर उसमें कैपेसिटर को जोड़ देते हैं तो वहां पर कैपेसिटेंस का उसका रेजिस्टेंस होता है, उसको हम XC कहते हैं। तो अगर वो कैपेसिटर जुड़ा है तो ये ग्राफ बदल जाएगा। अगर उसमें कुंडली आपने जोड़ दिया है जिसका अपना प्रेरकत्व है कुछ, तो कुंडली का रेजिस्टेंस अलग होता है XL, तो उसमें ये ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो ये ग्राफ केवल तब के लिए है जब परिपथ में ना तो संधारित्र जुड़ा हुआ है और ना तो कोई कुंडली जुड़ी हुई है, केवल क्या है उसका ओमीय प्रतिरोध R है, तब के लिए ये ग्राफ आपका होता है। तो ये VI ग्राफ हो गया। अब इसी ग्राफ से समझेंगे आप जो है धारा और वोल्टेज से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, ये ग्राफ आप यही जो परिभाषाएं बताने जा रहे हैं उसी में बना लेंगे, या VI ग्राफ हेडलाइन डाल करके आप इसको बना लेंगे। ठीक, उसके बाद हम समझेंगे इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। चलिए आप ग्राफ पहले बना लीजिए, फिर अगली परिभाषाएं देखिए। नेक्स्ट हेडलाइन आपका होगा प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इसमें परिभाषाएं आती हैं, जैसे नंबर फर्स्ट आप लिख सकते हैं आवर्तकाल। देखिए जब ये वेव फॉर्म में चल रही है करंट भी और वोल्टेज भी, तो वेव फॉर्म में क्या होता है, आवर्तकाल होता है। दूसरा हम लिख सकते हैं आवृत्ति। आवृत्ति, आयाम, और कहते हैं कला। ये चलिए ये मेन है जिनको पढ़ करके आप अच्छे से सब कुछ समझ सकते हैं। तो आवर्तकाल क्या होता है, इसमें हम चाहे कहें प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल, चाहे हम कहें प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आवर्तकाल, आप एक ही जैसे डिफाइन करेंगे। तो एक तरीके से मैं वोल्टेज या धारा लेकर के डिफाइन कर रहा हूं। देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आवर्तकाल क्या होता है, कहोगे जब किसी परिपथ में वोल्टेज किसी भी परिपथ में जो वोल्टेज होता है उसके एक पूर्ण चक्र को पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। और एक पूर्ण चक्र कब होता है कि एक बार V पॉजिटिव हो एक दिशा में और दूसरी तरफ V का मान अधिकतम हो दूसरी दिशा में। या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी परिपथ में जो वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वो धन दिशा में अधिकतम हो तथा ऋण दिशा में अधिकतम हो। इन दोनों चक्रों को मिला करके, इन दोनों खंडों को मिला करके जो चक्र पूर्ण होता है इसको हम कहते हैं एक आवर्त या एक चक्र कहते हैं। और बड़ा करना है तो कहोगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान 0 से बढ़कर धनात्मक अधिकतम हो और फिर 0 हो, पुनः उसका मान ऋणात्मक दिशा में अधिकतम हो और फिर से 0 हो जाए। इस पूरे चक्र को हम क्या कहते हैं, एक आवर्त कहते हैं। और जब यहाँ एक आवर्त पूर्ण हुआ है तभी उस आर्मेचर का एक चक्र पूर्ण हुआ था। एक आर्मेचर कितना घूम गई थी, एक राउंड घूम चुकी थी। ठीक, लेकिन इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को एक कंपन अथवा एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। अब एक चक्र क्या है, कंपन क्या है, वो आप यहां से समझ लीजिए कि एक बार सुरंग ये बने और दूसरा ये गर्त बने। आप परिभाषाओं में जो वेव की परिभाषा देते हैं वहां क्या कहते थे, एक सुरंग और एक गर्त को मिला करके एक आवर्तकाल होता है। तो यहाँ आपको सुरंग गर्त नहीं बोलने हैं, यहाँ पर क्या है धारा वोल्टेज का शिखर मान या उच्चतम मान और ये वोल्टेज का माइनस में न्यूनतम मान। ठीक, तो ये हम बता दिए, इसको डेफिनेशन में नहीं लिखे। डेफिनेशन में हम केवल इतना लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को
एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं, या प्रत्यावर्ती धारा को अपना एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं आवर्तकाल को। अब ये निकालोगे कैसे? आप एक फार्मूला पढ़े हो, ओमेगा बराबर 2πn, फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, जहाँ n क्या होती है? आवृत्ति। आप जानते हैं इसको अगर आवृत्ति नहीं आवर्तकाल लिखना हो तो 1/t करोगे, तो यहाँ से अगर t बराबर निकालोगे तो निकलेगा 2π/, जहाँ ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। ठीक, तो हम आवर्तकाल का यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे, t बराबर 2π/ओमेगा, ये आवर्तकाल हो गया। अब आवृत्ति की डेफिनेशन क्या होगी? आवृत्ति की डेफिनेशन है कि 1 सेकंड में ये धारा जितने कंपन पूर्ण करेगी, जैसे कि इसको पूर्ण करने में समय लगा 1/4 सेकंड लगा है एक कंपन को पूर्ण करने में, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर पूर्ण कर लेगी? 4। ठीक, तो 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज द्वारा इस प्रकार के जितने कंपन पूर्ण किए जाएंगे उसको हम कहेंगे आवृत्ति। जैसे ये एक खंड पूरा हुआ, तो 1 सेकंड में अगर इसी प्रकार के 50 कंपन पूर्ण होते हैं तो कहेंगे कि इस प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का की जो आवृत्ति है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज है, ऐसा बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, और इसको हम F से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आवर्तकाल की क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। आपने पढ़ा F = 1/t, 9th में पढ़ा। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? W/2π हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया, सब एक साथ लिखवाएंगे। अब आयाम क्या होता है? आयाम या इसको कहते हैं शिखर मान, यहाँ पर हम बोलते हैं धारा का अथवा वोल्टेज का शिखर मान, पीक वैल्यू। देखिए वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा अपने अक्ष से एक तरफ या अधिकतम जितना मान प्राप्त कर लेती है उसको हम शिखर मान या प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहते हैं। जैसे किसी परिपथ में वोल्टेज है या धारा है, तो धारा का मान शून्य से बढ़ते बढ़ते जहां तक पहुंचेगा, अधिकतम मान जितना धारा अर्जित करेगी और फिर गिरते गिरते धारा क्या होगी? शून्य होगी। तो किसी भी परिपथ में वोल्टेज अथवा धारा अपना जितना अधिकतम मान अर्जित करती है उसको हम प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज का आयाम कहते हैं या शिखर मान कहते हैं। अगर ग्राफ से कहेंगे तो एक और जितना अधिकतम मान वोल्टेज प्राप्त कर रहा है ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज का शिखर मान। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम तो किसी परिपथ को लेकर डिफाइन करेंगे ना। किसी भी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा अपना जो अधिकतम मान प्राप्त करता है उस अधिकतम मान को हम इसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आयाम अथवा शिखर मान कहते हैं। और किसी भी परिपथ में चलते कैसे? धारा है या वोल्टेज है, कंटिन्यूअसली नहीं होते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में 0 से शुरू होते हैं, बढ़ते बढ़ते अपने उच्चतम मान को प्राप्त करती है, धारा हो या वोल्टेज हो, फिर वो घटते घटते 0 होती है, फिर विपरीत दिशा में बढ़ते हैं, फिर 0 होते हैं। ये इनका एक कंपन पूर्ण होता है। तो अब हम सोचेंगे कि हम परिपथ में फिर बताएं कितने वोल्टेज। हमारा जो एमीटर नापता है वो तो करेक्ट बताता है कि इतने एम्पियर है। अगर हम एमीटर को लगा देंगे तो उसकी जो सुई होगी वो तो बार बार 0 अधिकतम नहीं होती है, वो तो कंटिन्यूअसली बताती है। तो वो चीज अभी आगे आपको समझाएंगे वो कंटिन्यूअसली क्यों बताएगी। धारा 0 हो रही है, क्या बल्ब आपको बुझता जलता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और जो हमारे घरों में सप्लाई होती है 220 वोल्ट पर, 220 वोल्ट पर सप्लाई होती है प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होने का मतलब 1 सेकंड में कितने कंपन पूर्ण कर रही है? 50। तो 1 सेकंड में जब इस प्रकार के 50 कंपन पूर्ण कर रही है तो 1 सेकंड में शून्य कितनी बार आ जाएगा? 100 बार आ जाएगा। हाँ, एक जो घरों में सप्लाई हो रही 220 वोल्ट, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज और वोल्टेज होता है 220। तो फ्रीक्वेंसी जब 50 हर्ट्ज है, जिसका मतलब चाहे धारा हो या वोल्टेज हो, उसके 1 सेकंड में कितने कंपन पूर्ण होंगे? इस प्रकार के 50 कंपन। तो इस प्रकार के 50 कंपन पूर्ण होंगे और एक कंपन में शून्य कितनी बार हो रही है? 2 बार। ये तो अगले वाले का हो गया। तो इसका मतलब है 1 सेकंड में जो हमारे घर के बल्ब है या फैन है इनको 100 बार करंट मिलता है और 100 बार करंट 0 होता है। यही मतलब हुआ ना। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 100 बार बल्ब बुझता है और 100 बार जलता है। फैन 100 बार चलता है, 100 बार रुकता है, लेकिन फैन तो जड़त्व के कारण कंटिन्यूअसली दिखाई पड़ता है। और बल्ब जलता और बुझता क्यों नहीं दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि हमारे आंखों में एक दोष होता है जो हम बता रहे थे, दृष्टि निर्बंधता। और वो ये है कि अगर 1 सेकंड में
घटनाएं जो है वो 30 बार, या इसका एक फिक्स मान होता है कि 1 सेकंड में 30 बार से अधिक घटित हो जाएंगे अगर 1 सेकंड में, तो उसको हम कंटिन्यूअसली देखेंगे या उस इवेंट को हम देख नहीं पाएंगे। जैसे कि आप एक स्केल लोहे वाली से पकड़कर ऐसे झटक दें, ठीक, तो कंपन करने लगती है, तो आपको वो कंपन दिखाई पड़ता है, कब उधर गई कब उधर गई, नहीं, आपको कंटिन्यूअसली फंक्शन करते ऐसे ऐसे कपकपाती हुई दिखाई पड़ती है। तो वो क्या हो गया, उसके कंपन जो हो गए 1 सेकंड में 30 से ज्यादा हो गए। तो अब हमारे दृष्टि निर्भरता जो दोष है उसके कारण हम उसकी कंटिन्यूटी को देख रहे हैं, हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो कब उधर जा रही है कब उधर जा रही है। इसी वजह से जो हमारा दोष है आंखों का दृष्टि निर्भरता, उसके कारण हम बल्ब को जलते बुझते हुए नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो इवेंट 1 सेकंड में बहुत ज्यादा हो रही है, 100 बार घटित हो रही है। और फैन की बात क्या है, 1 सेकंड में 100 बार करंट आया 100 बार गया, तो ये तो जड़त्व के कारण घूमता रहेगा, इसमें जो है इनर्शिया जड़त्व आ जाता है तो अपने आप घूमता रहेगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जितनी फ्रीक्वेंसी है, अगर 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब है कि वह धारा 1 सेकंड में 100 बार उस परिपथ में शून्य होगी, 100 बार अधिकतम होगी, ठीक। तो शून्य भी होती है अधिकतम भी होती है, तो हमारा मीटर बताएगा क्या, ऐसा तो नहीं है 1 सेकंड में सुई जो है 100 बार ऐसे ऐसे करेगी, नहीं करेगी ना। तो वो जड़त्व के कारण वो अधिकतम मान को जो उच्चतम, देखो 0 तो यहाँ हुआ था ना, उसके बाद यहाँ से बढ़ने लगा, फिर तो वोल्टेज यहाँ तक अधिक रहा ना, तो वो इस ग्राफ को नीडल दिखाएगी, केवल इस पॉइंट को नहीं दिखाएगी। 0 के लिए यहाँ हुआ था, उसके बाद वोल्टेज बढ़ने लगा, यहां से वोल्टेज आ गया, 0 नहीं है, तो बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट पहुंचा, तो यहां तक वोल्टेज था, केवल इस पॉइंट पर वोल्टेज नहीं था। तो वो जो हमारी मीटर होगा उसकी जो हमारी नीडल बताएगी वो हमको कंटिन्यूअसली कोई वोल्टेज बताएगी। और वोल्टेज क्या होता है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि आपको पढ़ाई जा रही, वो त्रुटि अभी जब हम डेरिवेशन करेंगे IRMS VRMS का, तब हम आपको क्लियर कर देंगे कि वो क्यों आपको कंटिन्यूअसली बताएगी, ठीक। ये मत सोच लेना जो यहाँ बता दिए यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज बताता है तो ये बढ़ते बढ़ते सुई को पहुंचना चाहिए था अधिकतम, फिर न्यूनतम होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। हमारी जो अमीटर वोल्ट मीटर पढ़ते हैं वो रियल में तो ना तो V0 पढ़ते हैं और ना तो यहाँ 0 पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इसके औसत मान को, जो कि अभी हम अगले डेरिवेशंस में डेरिवेट कराएंगे वो क्या पढ़ते हैं, इसलिए वो फंक्शन करते हुए नहीं आपको दिखाई पड़ेंगे। या फ्रीक्वेंसी की बात, आयाम की बात कर रहे थे। आयाम क्या है, किसी भी परिपथ में धारा अथवा वोल्टेज का अधिक से अधिक मान या अधिकतम मान, शिखर वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, उसका आयाम कहते हैं। अब ये कला क्या है, जैसे कि हमारा ये है V इक्वल टू, समीकरण है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये जो ओमेगा टी यहाँ पर एंगल है, ठीक है, ये जो ओमेगा टी हमारा एंगल है, टी समय पर इसका जो कोण होता है इसको हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। डिफाइन हम कैसे करते हैं कि किसी विशेष समय टी पर जो वोल्टेज का मान यहाँ पर होगा, मतलब टी समय पर जो वोल्टेज की स्थिति को प्रदर्शित करता है उसको हम कला कहते हैं। या किसी भी फंक्शन, किसी भी आवृत्ति में या किसी भी इसको हम क्या कहते हैं, तरंग में जो कला होती है वो किसी विशेष समय पर इसके वोल्टेज की स्थिति को प्रदर्शित करती है कि टी समय पर वोल्टेज है तो कहां पर है, टी समय पर धारा है तो उसका मान कितना है। अर्थात एक निश्चित समय पर वोल्टेज अथवा धारा के मान को जो प्रदर्शित करता है उसको हम कला कहते हैं। और इसका मान रखा कहाँ होता है, यहाँ रखा जो थीटा है, यहीं पर हम कला को प्रदर्शित करेंगे एंगल के द्वारा। कला को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, एंगल के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो आपको ये 4 पॉइंट्स इसमें नोट करना है, 2 पॉइंट्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रखते हैं, नीचे वाले थोड़ा कम। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका प्रकृति धारा का अर्ध चक्र के लिए माध्य मान या औसत मान। देखिए हम अर्ध चक्र का क्यों ज्ञात करने जा रहे हैं, माध्य मान या औसत मान, पूरे चक्र का क्यों नहीं ज्ञात कर रहे हैं। देखिए पूरे चक्र के लिए जो धारा का औसत मान होगा, देखिए धारा 0 से शुरू हुई, एक तरफ अधिकतम गई I0 तक पहुंची और फिर 0 हो गई, फिर से धारा यहाँ दूसरी तरफ अधिकतम मान प्राप्त की, I0 माइनस में हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो गई 0। तो आप देखेंगे पूरे एक चक्र के लिए जो धारा का औसत मान होगा वो शून्य रहेगा। अब यहाँ पर मैथ वाले तो जानते हैं कि ग्राफ जो बनता है मैक्सिमा मिनिमा भी पढ़ के आए हैं कि अगर ग्राफ 0 से π/2 तक, यहाँ पर क्या होता है 0, यहाँ होता है पाई और यहाँ पर होता है 2π। ये कल बता चुके हैं, आई के ग्राफ है, मान लीजिए आई का ग्राफ है, तो आपने देखा 0 से π तक, 0 से 80 अंश तक मैक्सिमा हुआ, अर्थात धारा का मान अधिकतम हुआ, और उसके बाद पाई से लेकर 2π तक इसका फिर से मान क्या होगा, मिनिमा हुआ। उतना ही मिनिमा हुआ जितना मैक्सिमम हुआ था, जितना I0 अधिकतम गया था और I0 क्या हुआ
मिनिमा हो गया। तो अगर एक निश्चित अंतराल पे ये मैक्सिमम मान प्राप्त करती है और अगले उसी अंतराल में देखो यहाँ 180 अंश हुआ, आगे भी तो 180 अंश ही हुआ, वो मिनिमम मान प्राप्त करती है, तो हम कहते हैं फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। कुछ नहीं होता, ना ये उच्चतम है ना न्यूनतम, अर्थात इसका पूरा मान क्या रहता है, शून्य ही रहता है। तो प्रत्यर्थ धारा का अगर एक चक्र के लिए हम औसत मान पूछे तो क्या होगा, शून्य रहेगा। आई प्लस और नीचे क्या हो गया, ये आई माइनस हो गया, तो औसत मान क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे आप तो टोटल कितना मान आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र के लिए जो मान होता है वो सदैव शून्य रहता है। तो हम फिर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात कैसे करें, कि हमारे परिपथ में जीरो से बढ़ते बढ़ते धारा पहुंच रही, मान लीजिए 100 एम्पियर, जीरो से बढ़ते बढ़ते 100 एम्पियर पहुंच रही है, तो हम परिपथ में क्या बताएं, धारा का मान कितना बताएं, कि 0 है, 1 हो गई, 2 हो गई, फिर 100 हो गई। एमीटर क्या बताए, एमीटर क्या करता है, धारा को पढ़ता है ना, तो एमीटर क्या बताएगा, अर्थात कोई औसत मान बताएगा। ये ना अधिकतम और ना ये न्यूनतम, इसका कोई औसत मान बताएगा एमीटर। तो वही आपको औसत मान निकालना है। फिर एमीटर क्या पढ़ेगा, परिपथ में हमको अगर बताना हो तो धारा का मान हम कितना बताएं, क्योंकि ये तो फिक्स होता है, हम कहें इस परिपथ में कितने एम्पियर जा रहा है, अभी एमीटर लगा लोगे करेक्ट बताएगा इतने एम्पियर जा रही। तो वही आप औसत मान निकालने जा रहे हो, एक चक्र के लिए शून्य होता है, ये आप नोट में लिख लेंगे, अभी लिखवाएंगे। और अर्ध चक्र के लिए फिर देखिए औसत मान कितना होगा। एक फार्मूला होता है अर्ध चक्र में औसत मान निकालने के लिए, इसको औसत को हम IM से लिख रहे हैं, मीन, ठीक है। औसत मान फार्मूला होता है 1/, यहाँ पर हम वो समय लिखते हैं जितने समय के लिए निकालते हैं, यहाँ पर लिमिट हम लगा देते हैं 0 से उस समय के लिए, और यहाँ पर IDI ये हम लिख ले, IDT ये हमारा एक मुख्य फार्मूला होता है, IDT। हाँ, तो अब हम अगर अर्ध चक्र के लिए निकालने जा रहे हैं तो पूरा समय आवर्तकाल T नहीं लेंगे, आधा समय भी लेंगे, T का हाफ, अर्थात यहाँ पर हम क्या लेंगे, T/2, और यहाँ पर भी हम लेंगे T/2। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, समाकलन का, लिमिट लगी है 0 से T/2, और यहाँ I लिखा हुआ ये है 1/T, और यहाँ पर T के समय पर, T के स्थान पर हम वो मान लिखते हैं जितने चक्र के लिए हमको औसत मान निकालना होता है। अर्ध चक्र के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम रख रहे हैं T/2। अभी पूर्ण चक्र के लिए निकालना हो तो यहाँ पर T रखेंगे, और पूर्ण चक्र के लिए भी हम निकाल कर दिखा सकते हैं कि धारा का मान शून्य हो जाएगा, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जान लें कि पूर्ण चक्र के लिए शून्य होता है। अब देखिए यहाँ पर फिर अर्ध चक्र के लिए कैसे निकालोगे, IM। अभी आप पढ़ के आए हैं T = 2π/ω, पढ़ के आए हो ना। तो यहाँ से अगर T/2 करें, इसका मान निकालें तो 2 से इधर भाग करेंगे तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा, तो T/2 का मान क्या आएगा, π/ω। तो यहाँ पर हम रखेंगे π/ω, और यहाँ पर भी हो जाएगा 0, और T/2 की जगह क्या हो जाएगा, π/ω IDT। IM = ये ओमेगा ऐसे चला जाएगा ना, अपॉन पाई, 0 से π/ω, समझ पा रहे हैं। अब I का मान रख लीजिए, चूंकि I बराबर होता है I0 sin ω/t, ये होता है, तो ये मान हम यहाँ पर रख लेंगे क्या, I0 sin ω/t, और ये dt ऑलरेडी लिखा हुआ है। IM = ω/π। देखो ये I0 कांस्टेंट है, आपको कहा था इंटीग्रेशन उसी का केवल होता है, जैसे dt लिखा है तो इसमें t होना चाहिए, इस फंक्शन में t है तो केवल sin ω/t का इंटीग्रेशन होना है, तो I0 यहाँ आ गया, ठीक। अब इंटीग्रेट किसको हम करेंगे, sin ω/t को, तो sin ω/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos ω/t, और अपॉन में ओमेगा आ जाता है, 0 से π/ω। आप लोग इसको याद करना पड़ेगा, केवल इतना ही याद करना पड़ेगा कि sin ω/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। मैथ वालों को पता है sin ω/t का होता है, देखो अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ओमेगा यहाँ आ जाता है, अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ओमेगा अपॉन में आ जाता है। अब अगर तुमको इसका मेथड बताएंगे तो पहले सूत्र याद करवाएंगे, फिर समाकलन का 1-2 फंक्शन और बताने पड़ेंगे, तो बस इतना याद कर लो, ठीक। IM, अब क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट यहाँ पर पुटअप की जाती है, ये हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो हम ये वैल्यूज कहाँ पर रखेंगे, t के स्थान पर रखेंगे, तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे -cos ω, और t की जगह क्या लिखेंगे, π/ω, नीचे तो ओमेगा लिखा हुआ है, ये अपर लिमिट रख गई, फिर माइनस यहाँ है, और माइनस फार्मूले में भी होता था, प्लस हो जाएगा cos
ओमेगा और टी की जगह क्या 0 अपान ओमेगा। ओमेगा से ये ओमेगा कट जाएगा, बचेगा कितना cos पाई बचेगा। कितना बचेगा cos पाई बचेगा। cos पाई का मान देखो कितना होता है, आई नॉट बाई पाई, ये आ गया पर cos पाई अर्थात 180 अंश, इसका मान -1 होता है। ठीक, -1 होता है। और यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ये जो है ये ओमेगा को पहले बाहर ला करके देखो, ओमेगा को हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से एक स्टेप थोड़ा बढ़ा दीजिए, पहले ओमेगा कॉमन ले लीजिए तो ज्यादा बात समझ में आ जाएगी। ये ओमेगा यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो आई एम इक्वल टू ओमेगा आई नॉट पाई, और ओमेगा यहाँ पर कॉमन आ गया। अब यहाँ पर बचा हुआ है माइनस कॉस पाई प्लस यहाँ पर बचा हुआ है कॉस 0। ये ओमेगा कटा नहीं है, ये ओमेगा कॉमन आ गया है, और इस ओमेगा को 0 से मल्टीप्लाई किया है तो 0 आ गया है। आई एम इक्वल टू, यहाँ पर ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ है, आई नॉट अपान पाई। यहाँ पर cos 180 अंश का मान -1 होता है, तो -1 रखेंगे, 1 पहले से ही है माइनस, तो 1 आ जाएगा प्लस का ना, प्लस का 1, और cos 0 का मान 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो आई एम जो आया औसत मान आ गया 2 आई नॉट अपान पाई। इसी को आप लिख सकते हैं कि अधिकतम मान ये, औसत मान ये होता है अर्धचक्र के लिए, या आप इसको पाई का मान रख देंगे और डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 0.637 आई नॉट। ये कहां से आया, पाई का मान मैंने 3.14 रख के भाग कर लिया उसको, ठीक है। तो ये इसका औसत मान आता है प्रत्यावर्ती धारा का अर्धचक्र के लिए। और एक चक्र के लिए क्या होता है 0। अगर एक चक्र का हमको निकालना है तो हमको कुछ नहीं, इसमें परिवर्तन के लिए यहाँ पर हम t रखेंगे, जहाँ t/2 यहाँ t रखेंगे, यहाँ पर t रखेंगे और t का मान रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और यही प्रोसेस करेंगे और उसका मान निकल के 0 आ जाएगा। तो अर्धचक्र के लिए बताना हमको जरूरी था, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपका।